हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। अभी प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हम इतना तो जान चुके हैं कि ईएम वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ वेरी करें। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कंडीशन ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो दोनों के परपेंडिकुलर प्रोडक्शन से उनके ऊपर, मतलब दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो एक थर्ड वेव इनके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एक थर्ड वेव जाएगी, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे करेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज से प्रोड्यूस होती है। सपोज एक चार्ज है क्यों। अभी इसकी मैं 3 कंडीशन ले रहा हूं इस चार्ज की। पहले केस में ये जो चार्ज है ये रेस्ट पोजीशन पे है। इतना हमें पता है, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अपने चारों तरफ करेगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है इस केस के अंदर। यानी कि चार्ज स्टैटिक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो बस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रहेगी, लेकिन वो वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। दूसरे केस में देखते हैं। इस केस में जो चार्ज है वो मूव कर रहा है ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बेसिकली जो इसका करंट है वो कांस्टेंट है। तो अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी कांस्टेंट निकलेगी, उससे करंट भी कांस्टेंट आएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट आएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है, तो जो करंट आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज एक ही स्पीड से चल रहा है। तो उससे जो करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी कांस्टेंट होगी। क्लियर बात है। अगर कोई चार्ज है, दोनों कंडीशन देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट केस में चार्ज जो है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो भी कांस्टेंट निकलेगी, करंट वहां से आएगा नहीं, क्योंकि अगर चार्ज मूव ही नहीं किया तो करंट भी 0 होगा। तो अब देखिए, फर्स्ट केस में बता रहा हूं कि अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है तो यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बट वो कांस्टेंट होगी। तो अगर करंट नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई तो ईएम वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी, नॉट प्रोड्यूस। क्योंकि ईएम वेव की तो कंडीशन ही यही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो यहां तो आ ही नहीं रही। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बी 0 हो रहा है। तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी अगर आपका कोई चार्ज रेस्ट पे है। अगर आपका कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, करंट भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, बट वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो यहां पे भी कंडीशन फुलफिल नहीं है, क्योंकि ईएम वेव की फर्स्ट कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तो इस केस में भी ईएम इज नॉट प्रोड्यूस। अब थर्ड केस है, इसमें भी चार्ज मूव कर रहा है बट वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि इसका जो करंट है वो भी वेरी करेगा।
तो जब चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो भी वेरी करेगी, करंट भी वेरी करेगा, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगी। तो यहां से ईएम वेव प्रोड्यूस होगी हमारी। यानी ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। कई बार मैंने देखा है बच्चे कहते हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा हो देन ईएम वेव आएगी। नहीं, जब चार्ज मूव कर रहा है लेकिन वेरिएबल स्पीड से कर रहा है देन ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। तो कंडीशन क्या बनी? ईएम वेव की प्रोडक्शन की कंडीशन ये है कि इफ चार्ज एक्सेलरेट इन स्पेस और मीडियम कहीं पे भी देन ईएम वेव प्रोड्यूस, तभी ईएम वेव प्रोड्यूस होगी कि चार्ज एक्सेलरेट करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड में कि इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कहते हैं, चार्ज ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है। कैसे? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रोटेट करता है, और हमें पता है रोटेशन इज एक्सेलरेटेड, क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा उस पर एक्सेलरेशन लगेगा। बट इस केस में ईएम वेव इज नॉट प्रोड्यूस। तो एक्सेलरेट तो ये भी कर रहा है, तो फिर मेरी ये कंडीशन गलत हो रही है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज प्रोड्यूस ईएम वेव। तो रोटेशन के टाइम पे ईएम वेव क्यों नहीं प्रोड्यूस होती? उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि यहां पे बोहर ने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होता है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं करती। तो जब एनर्जी वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईएम वेव जो होता है उसमें एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। ईएम वेव चलने का मतलब ये होता है कि उसमें एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, जो आगे जाके बताऊंगा मैं आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के राउंड घूम रहा है ऐसे, तो कहीं पे भी वो है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि फिक्स है, चेंज नहीं होती उसकी। तो इसीलिए एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट नॉट प्रोड्यूस ईएम वेव। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर जाए उसमें एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहां पे एनर्जी कुछ और होती है, यहां पे कुछ और होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर में जाता है तो एनर्जी रेडिएट होती है। तो जब एनर्जी रेडिएट होगी, हाँ, यहां पे ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगा फिर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तब भी एक्सेलरेट ही करेगा। और हाँ, अगर ऊपर से नीचे आए, इनर से आउटर या आउटर से इनर जाए, तब भी ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। क्योंकि बेटा जब हम इनर से आउटर में जाएंगे तब भी एनर्जी निकलेगी, और जब आउटर से इनर पे आएंगे तब भी एनर्जी निकलेगी। दोनों केस में ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता लगा कि ईएम वेव कब प्रोड्यूस होगी? जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रॉन के केस में ऑसिलेट तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर या आउटर से इनर में जाएगी। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। अब बात आती है कि ईएम वेव की स्पीड क्या होगी। स्पीड ऑफ ईएम वेव, इन वैक्यूम, मैं पहले वैक्यूम में निकाल रहा हूं। देखो अभी हमने ये बोला है कि ईएम वेव जो होती है
उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ईएम वेव जो जा रही है वो एक्स एक्सिस को जा रही है। सपोज दिस इज द ईएम वेव, जो कि इस तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि वेव के ऊपर परपेंडिकुलर है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, ये जेड डायरेक्शन को शो करता है बोथ साइड। तो ये आपका हो गया ईएम वेव, जिसमें ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है और ईएम वेव जा रही है एक्स एक्सिस को। ये जो वेव जा रही है जो ऐसे दिखती है, इसकी स्पीड निकालने जा रहे हैं। तो इसकी जो स्पीड होगी वो होती है c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट मैग्नेटिक कांस्टेंट है बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हमें पता है। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है 8.85 इंटू 10⁻12। जब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो स्पीड आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी एसआई यूनिट में लिया है मैंने, ये भी एसआई में, तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड आया। ये कब होता है? ये वैक्यूम में होता है, अगर ये वैक्यूम में जा रही है। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में हो, सपोज हमने इसको पानी के अंदर रख दिया या कोई और मीडियम है, अब मीडियम में स्पीड क्या होगी? ये वैक्यूम था, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वही इसकी स्पीड है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो भी ईएम वेव होता है, लाइट इज ए ईएम वेव, इसीलिए दोनों की स्पीड सेम आई है। मीडियम में कैसे निकाल लेंगे? c इज इक्वल टू, c इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव, इसको c डैश लिख लेता हूं ताकि मीडियम में डिफरेंस पता लगे। ये आएगा म्यू एंड एप्सिलॉन, क्योंकि हमें पता है वैक्यूम में नॉट लगाते हैं, मीडियम में ये लगाते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट बाय म्यू, ऐसी रिलेटिव परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। उल्टा क्या गया? इस टाइप में होती है। तो यहां से म्यू की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं, ये आ जाएगी म्यू आर म्यू नॉट, ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं c, क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं, अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, यानी कि c डैश जो है वो कम हो गया c से। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी कोई ईएम वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, चाहे वो वाटर है चाहे वो कोई मटेरियल मीडियम है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। वैक्यूम में चलती है c इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। मीडियम में स्पीड इसकी कम हो जाएगी। देखिए इसको, इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं, मतलब जो ईएम वेव है उसकी वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं डेरिवेशन से, क्योंकि ये डेरिवेशन ना तो सीबीएसई बोर्ड में आ रही है ना ही किसी और बोर्ड के अंदर आती है। कंपटीशन में भी सिर्फ हमें स्पीड चाहिए होती है, तो उसकी डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं। 2 पेजेस की डेरिवेशन है, कहीं वो आने वाली नहीं है। जिसको करना है वो बुक्स में से देख सकते हैं, बड़ा इजीली उसमें प्रूफ भी दिया हुआ है। देखिए बेटा इसको, जो चीज हमारे बोर्ड में या कंपटीशन में नहीं आ रही उसको नहीं करेंगे हम।